सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। मंगलवार से रिक्शा संचालन की नई व्यवस्था लागू, वाराणसी को जाम की समस्या से मिलेगी निजात। काशी भ्रमण के लिए काशी आए दो सगे भाइयों ने फांसी लगाकर दे दी जान, आत्महत्या के वजह की तफ्तीश में जुटी पुलिस। महामना मालवी गंगा शोध केंद्र को बंद करने के खिलाफ गंगा मित्रों ने प्रदर्शन कर कुलपति के नाम का सौंपा ज्ञापन। और नो रेप की काली पट्टी माथे पर बांधकर एपोआ ने किया विरोध। और अब समाचार विस्तार से। सोनारपुरा से श्री राम तारक आंधा आश्रम में दो सगे भाइयों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के मानसरोवर सोनारपुरा मोहल्ले में स्थित राम तारक आंधा आश्रम में दो सगे भाइयों ने फांसी लगाकर जान दे दी। उनकी पहचान आंध्र प्रदेश के नारायणपुरम जिला वेस्ट गोदावरी के रहने वाले पी लक्ष्मी नारायण 34 वर्षीय, पी लोक विनोद 32 वर्षीय पुत्र तिरुपति राव के रूप में हुई है। दोनों 28 अगस्त को वाराणसी आए और यहां दर्शन पूजन के नाम पर आश्रम में रुके थे। दोनों के शव छत की कड़ी में गमछे के सहारे लटके मिले। मंगलवार की दोपहर सफाई कर्मी के पहुंचने पर कमरे से आ रही दुर्गंध से उन्हें कुछ शक हुआ। उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अनहोनी की आशंका पर उसने आश्रम के ट्रस्टी मैनेजर वीवी सुंदर शास्त्री को सूचना दी, जिस पर उन्होंने एसीपी भेलूपुर धनंजय मिश्रा, इंस्पेक्टर भेलूपुर विजय शुक्ला को सूचना दी। सूचना मिलते ही एसीपी भेलूपुर धनंजय मिश्रा, इंस्पेक्टर भेलूपुर विजय शुक्ला फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे। आश्रम के ट्रस्टी मैनेजर और पुलिस की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। हालांकि कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, जिससे उनके खुदकुशी करने की वजह का पता चल सके। घटनास्थल के निरीक्षण के बाद पुलिस ने आशंका जताई कि पहले बड़े भाई लक्ष्मी नारायण ने फांसी लगाई होगी, उसका हाथ पर बंधा था। उसके बाद छोटा भाई लोक विनोद फंदे पर लटका होगा। दोनों के शव फूल गए थे। कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आश्रम के ट्रस्टी मैनेजर ने बताया कि दोनों 28 अगस्त को वाराणसी आए थे। वह 5 सितंबर के बाद कमरे के बाहर दिखाई नहीं पड़े थे। छोटा भाई 8 सितंबर को दोपहर में कमरे से बाहर निकलकर कूड़ेदान भीतर ले जाते सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इसके बाद उनका दरवाजा नहीं खुला था। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों ने 8 सितंबर को ही फांसी लगा ली थी। यह भी माना जा रहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही होगी। दोनों मोक्ष के लिए जान देने की उम्मीद लगाए हुए थे, क्योंकि इससे पहले भी दक्षिण भारत के कई यात्रियों ने आंध्रा आश्रम समेत नगर के होटलों व गेस्ट हाउसों में ऐसा कर चुके हैं। दो युवा सगे भाइयों की मौत से आंध्र आश्रम में मौजूद आंध्र प्रदेश के यात्रियों में शोक की लहर दौड़ गई। आधे से अधिक यात्रियों ने शोक में दोपहर का भोजन नहीं किया। दोनों भाइयों के पिता तिरुपति राव से पुलिस संपर्क करने में जुटी रही। बाद में संपर्क होने पर परिवार वालों को जानकारी दे दी गई है। पुलिस परिजनों के आने का इंतजार कर रही है। पुलिस दोनों के मोबाइल फोन कब्जे में लेकर छानबीन कर रही है। आश्रम के मैनेजर वीवी सुंदर शास्त्री ने बताया कि इस आश्रम में सिर्फ दक्षिण भारत के आने वाले तीर्थयात्रियों को नॉन एसी 200 और एसी कमरा 900 रुपये में दिया जाता है। दोनों भाइयों ने यहाँ आने का मकसद काशी भ्रमण बताया था। भाई हमको कोई कारण तो समझ में नहीं आया, तो कमरा दिया गया है। एक हफ्ता उन्होंने अच्छा खासा खाया पिया, घूमा। उसके बाद अचानक उनके मन में क्या आया, पहले या कुछ रख के आए, इसे कोई जानकारी है नहीं। अंतिम बार दिखाई दिया था सर? ये अभी 8 तारीख को इन्होंने दिखा था भाई। अच्छा, 8 तारीख को सुबह। क्या क्या करके कमरा लिया था? तो जो आते हैं यात्रा के लिए आते हैं, भले कोई उद्देश्य लेके कहते हैं हम यात्रा के लिए आए हैं। पूजन इन लोगों ने नॉर्मल किया था? नॉर्मल, जैसे नॉर्मल था, सब कोई विशेष इनको इसमें शक नहीं। क्या क्या नाम था? एक पी लक्ष्मी नारायण है, एक पी लोक विनोद है, दो लोग। तो क्या लगता है कि ये कहा जा सकता है कि हाँ मोक्ष के लालसा में ही इन लोगों ने किया? अभी हम कह नहीं सकते हैं। अब जो ऐसा किए हैं उसके आधार पर तो यही लग रहा है। मृत्यु का कारण अभी पता स्पष्ट किया जा रहा है कि किस वजह से सुसाइड किया था इन दोनों ने, और उसके बाद परिजनों से भी अभी संपर्क किया जा रहा है ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। क्या कोई पत्र मिला कुछ ऐसा? अभी कोई सुसाइड नोट हमारे पास संज्ञान में नहीं आया है, ना ही रूम में कोई मिला है अभी, क्योंकि रूम भी छोटा ही है। तलाशी उसकी पुलिस ने पूरी तरह से ले ली है, तो अभी सुसाइड नोट अभी कोई नहीं आया है। मृत्यु का कारण जिस वजह से सुसाइड किया होगा इन्होंने, वो हम लोग परिजनों से संपर्क करेंगे कि किस वजह से हो सकता है सुनने में आ रहा है कि एक भाई ने पहले ही आत्महत्या कर ली, उसके बाद दूसरे ने, तो क्या ऐसा कुछ अंतराल भी है क्या? इसमें ये इसलिए ऐसा शंका हो रही है क्योंकि एक जो बॉडी पहले से लटकी हुई थी वो ज़्यादा डिकम्पोज थी दूसरे के तुलनात्मक, तो इसलिए ये ऐसा आशंका हो रहा है कि एक दिन पहले संभवतः एक ने सुसाइड कर लिया और दूसरे ने उसके कुछ घंटों बाद किया। मंगलवार से वाराणसी की सड़कों पर ई रिक्शा के संचालन के लिए नई यातायात प्रणाली को प्रारंभ किया गया।
शहर की सड़कों पर ई रिक्शा के संचालन के लिए नई यातायात प्रणाली का मंगलवार को आगाज किया गया। इस प्रणाली के तहत ई रिक्शा अब QR कोड के साथ निर्धारित रूटों पर चलेंगे, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। पहले चरण में यह व्यवस्था काशी जोन के 11 थाना क्षेत्रों में लागू की जाएगी। शहर में मंगलवार को ई रिक्शा के लिए नई यातायात प्रणाली लागू कर दी गई है। काशी जोन के 11 थाना क्षेत्रों में ई रिक्शा अब 4 अलग अलग रूटों पर लाल, पीले, हरे और नीले रंग के QR कोड लगाकर चलेंगे। इन थाना क्षेत्रों में आदमपुर, जैतपुरा, कोतवाली, चेतगंज, सिगरा, चौक, दराश्वमेध, लक्सा, भेलुपुर, लंका और चितईपुर शामिल हैं। ट्रैफिक पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और DM S राजलिंगम ने नई प्रणाली की औपचारिक शुरुआत की। इस मौके पर ACP चिन्नप्पा, DCP ट्रैफिक देश कुमार, ADCP ट्रैफिक राजेश पांडे, ARTO श्यामलाल और ACP ट्रैफिक गौरव कुमार भी उपस्थित रहे। गए हैं। पूरे जनपद को 3 जोन में विभक्त किया गया है, काशी जोन, गोमती जोन और बरना जोन। जो हर जोन में कुछ रूट्स बनाए गए हैं, जैसे काशी जोन में 5 रूट बनाए गए हैं और हर ई रिक्शा को एक QR कोड दिया जा रहा है, जो उनकी जो आगे की विंड स्क्रीन होती है उसके ऊपर उसको चिपकाया जा रहा है। उसका अलग अलग कलर है, हर कलर के जो स्टिकर होंगे वो अलग अलग रूट पर उसके गाड़ियाँ चलेंगी। इससे एक ही रूट पर बहुत अधिक संख्या में जो लोड हो जाता है ई रिक्शा का और जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है वो ख़त्म होगी। इसके अलावा ई रिक्शा चालकों को बहुत संख्या जब हो जाती है तो सवारियां मिलने में भी दिक्कत होती है, वो समस्या का भी समाधान होगा और आम पब्लिक को हर रूट पर अब ई रिक्शा मिलेंगी। अभी कुछ रूट हमारे ऐसे थे जिसमें कम सवारियां मिलने की संभावना होती है, तो वहाँ पर ई रिक्शा वाले नहीं जाते हैं। तो इसमें जहाँ ई रिक्शा वालों को भी फ़ायदा है, भाई आम नागरिकों को भी फ़ायदा है और जाम की समस्या से भी इसमें निजात मिलेगा। पुलिस प्रशासन द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया, इसको जोन सिस्टम में कलर कोडिंग करा के जिनको जो जोन निर्धारित है उसी में वो कराएंगे, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है सभी एक ही जगह पे पहुंच जाते और पूरा चौक कर देते, तो सभी लोगों के लिए दिक्कत होती है। जैसे स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत है, जो ऑफिस के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए भी दिक्कत है। ये जोनिंग सिस्टम से ये रेगुलेट हो जाएगा कि कौन किस जोन पे वो चलाएंगे। सो इस क्रम में जो ट्रैफिक को कंजेशन को कम करने के लिए कई जो इनिशिएटिव जो ली जा रही है उसमें से एक ये भी है। इसके अलावा भी अतिक्रमण हटाने का और अन्य जो हम लोगों की जो मंगलवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय वाराणसी पर उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा के जनपद इकाई द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा के प्रांतीय आह्वान पर जनपद इकाई वाराणसी द्वारा मंगलवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय वाराणसी पर धरना प्रदर्शन करते हुए शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु एवं माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, महानिदेशक, मुख्य सचिव, शिक्षा निदेशक एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को संबोधित 25 सूत्रीय मांग पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी के माध्यम से दिया गया। धरना स्थल पर हुई सभा में कुंवरजीत इलाहाबादी प्रांतीय महामंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 में सेवा सुरक्षा अधिनियम 1982 की धारा 18 एवं 21 यथावत रखा जाए तथा माध्यमिक विद्यालयों में राजकीय व्यवस्था लागू की जाए। प्रांतीय संगठन मंत्री नीरज कुमार विमल ने कहा कि 1 अप्रैल 2005 के बाद चयनित समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। प्रांतीय मीडिया प्रभारी हृदय राज कपूर ने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण किया जाए एवं प्रबंधकीय व्यवस्था समाप्त की जाए। प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य सुभाष सरोज ने कहा कि जनपद वाराणसी के समस्त शिक्षकों का पदोन्नति, चयन, वेतनमान, बकाया, एरियर आदि की समस्याओं का निराकरण अविलंब किया जाए। मंडल महामंत्री शैलेंद्र कुमार गौतम ने कहा कि आरक्षण नियमों को लागू करते हुए प्रधानाचार्य का विज्ञापन प्रदेश स्तर पर निकालकर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार पद्धति से किया जाए। मंडल उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश पटेल ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था लागू करते हुए वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय वेतन दिया जाए। धरना प्रदर्शन में डॉक्टर धर्मवीर, अजय कुमार रेड्डी, विनोद यादव, डॉक्टर अरविंद सिंह पटेल, डॉक्टर फरीद अंसारी, शशि प्रकाश गौतम, राजकिशोर, नीरज कुमार, राजमन चंद्रशेखर, आशीष गौतम, इंद्रजीत प्रसाद, राजेंद्र कुमार, प्रियंका सिंह, शैल कुमारी, नेहा मौर्य, झूरी राम, मिथिलेश कुमार, मनोज कुमार, भारत भूषण, हरगोविंद व्यास इत्यादि शिक्षक बंधु व शिक्षिका बहनें सम्मिलित हुई। सूत्री मांग पत्र जिसमें पुरानी पेंशन बहाली धारा 18-21 को जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 2023 बना है उसमें यथावत रखने को लेकर के, साथ ही साथ प्रधानाचार्य में लिखित परीक्षा
और उसमें आरक्षण व्यवस्था लागू करने के मुद्दे को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था में राजकीयकरण किया जाए। जिस तरह से राजकीय विद्यालयों में ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और पदोन्नति होती है, वहाँ कोई समस्याएं नहीं होती, उसी तरह से अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी राजकीयकरण करते हुए शिक्षकों की समस्याओं को दूर किया जाए। साथ ही साथ इसमें चिकित्सा व्यवस्था की भी जो चिकित्सा भत्ता है वो लागू किया जाए। इसके अलावा इसमें जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल होता है वो एनओसी की व्यवस्था ख़त्म किया जाए, ताकि आसानी से ये शासन खुद संज्ञान लेकर के प्रदेश स्तर पर शिक्षकों का जब भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो वो करें। आदि समस्याएं हैं। एनपीएस में बड़ा गोलमाल है, जो शासन से पैसा कटता है वो पैसा हमारे कर्मचारी और शिक्षकों के पासबुक पर एंट्री नहीं हो रहा है, जिसको हम लोगों ने प्रमुखता से यहाँ मांग रखा है। मुख्य रूप से पुरानी पेंशन के संबंध में है, जो शासन को भेजना है मेरे द्वारा भेज दिया जाएगा और आश्वस्त करता हूँ भेज देंगे। तो इसमें क्या क्या मांगे हैं प्रमुख? मुख्य रूप से 1 अप्रैल 2005 से जो नियुक्त है पुरानी पेंशन बहाल करने का है, और जो 2023 चयन आयोग के जो धाराएं हैं उसके अंतर्गत उसको यथावत रखने का हो रहा है। मुख्य बिंदु यही है। महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दर्जनों गंगा मित्रों ने कुलपति आवास पहुंचकर चीफ प्रॉक्टर को ज्ञापन सौंपा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र में दर्जनों की संख्या में गंगा मित्र कुलपति आवास पहुंचकर चीफ प्रॉक्टर को ज्ञापन सौंपे। उन्होंने मांग किया कि जल्द से जल्द शोध केंद्र को खोला जाए। ज्ञापन सौंपने वाले धर्मेंद्र पटेल का कहना है कि महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त इको स्किल्ड गंगा मित्र हैं। गंगा शोध केंद्र से हम 700 गंगा मित्र पिछले 6 वर्षों से नमामि गंगे की महती परियोजना, गंगा जीर्णोद्धार, सफाई अभियान, हरित पट्टी विकास, जल संरक्षण आदि जैसे कार्यों को लगातार करते हुए प्रयागराज से बलिया तक गंगा मिशन जागरूकता को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। गंगा मित्र की विशेष प्रशिक्षण परियोजना नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एवं महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रख्यात पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर BD त्रिपाठी के निर्देशन में संचालित हो रही थी। परंतु अत्यंत गंभीर, दुखद एवं निंदनीय समाचार यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विश्वविद्यालय के संस्थापक व भारत रत्न महामना मालवीय जी के नाम पर चलने वाला वर्किंग गंगा सेंटर को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा काल्पनिक सेंटर बताकर बिना किसी जांच पड़ताल के बंद करने का सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जो भारत रत्न मालवीय जी गंगा मिशन एवं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के इतिहास में एक काला धब्बा साबित हो रहा है। हम लोग साल भर तक 1.5 साल तक हमारे बच्चे फ्री में काम किए हैं कि हम लोग ऐसे करते रहे, चलो आगे होगा। वहाँ से हम लोग था कि आगे बढ़ेगा, काम चलेगा। लेकिन 24 तारीख को 24 अगस्त को क्या लेटर आता है BC साहब द्वारा कि ये सेंटर को बंद कर दिया गया है। तो यही हम चाहते हैं, मांग यही हमारी है वो कि इसको जाँच हो अच्छी से, कमेटी बना के जांच हो, क्योंकि कोई सेंटर बंद होने से पहले कमेटी बनती है। बिना कमेटी बनी जांच नहीं हुई, बंद कर दिया गया। ये बड़ा तकलीफ हम लोग को है, बड़ा दुख होता है। हमारे गंगा में बहुत हैं, घर पे भी हैं लोग, हैं बड़ा तकलीफ में हैं लोग, बड़ा टेंशन भी है कि यार बंद हो गया। हम लोग रोजी रोटी चलता था, कुछ तो मिल रहा था। माँ गंगा के लिए बड़ा लगाव था, माँ गंगा के। आज देख सकते हैं कि 80 घाट से लेकर बड़ा राजघाट पूरा देखें, पूरा स्वच्छ है। हम लोग जागरूकता किए इतना, हम लोग सुल्तान के से लेकर लगातार पूरा हम लोग। हाँ देखिए, मांग हमारे हम यहाँ पर चीफ प्रॉक्टर साहब को विज्ञप्ति दे दिए हैं, ज्ञापन दे दिए वहाँ पर है कि हम जो हमारे पूरे पॉइंट लिखे हैं कि इसको जांच करके इसको चालू करवाने की कृपा करें सर। हमारा एक ही इसको चालू कर बंद नहीं। एपोआ यंग गर्ल से जुड़ी लड़कियों ने बलात्कार के खिलाफ और नारी सम्मान के लिए लंका गेट पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। एपोआ यंग गर्ल से जुड़ी लड़कियों ने रविदास गेट लंका पर आज बलात्कार के खिलाफ और नारी सम्मान के लिए आयोजन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें नुक्कड़ नाटक, गीत, कविता के जरिए समाज को जागरूक किया। एपोआ यंग गर्ल्स की लड़कियों ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर बताया कि बढ़ते बलात्कार की घटना से वह भयभीत और उनका मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है तथा वो परेशान है कि अपने ही देश में वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। लड़कियों ने महामहिम राष्ट्रपति से मांग किया है कि उनके भय को समाप्त कर राष्ट्रपति बलात्कारियों की रिहाई को रुकवाएंगी और कड़ी सजा की गारंटी करवाएंगी। एपोआ सचिव सुजाता भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित नुक्कड़ नाटक में एक बलात्कार पीड़िता के न्याय की कहानी को यथार्थ के माध्यम से उठाया गया, जहां पीड़िता को पुलिस, वकील, मीडिया, राजनेता के जरिए भी न्याय नहीं मिलता। अंततः महिला संगठन के जरिए महिलाओं को एकजुट करके संगठन बनाकर ही अपना और अपने देश की तमाम महिलाओं के लिए उसे न्याय का रास्ता समझ आता है। कार्यक्रम में BHU की छात्रा सोनाली ने कविता के माध्यम से बलात्कार की संस्कृति पर चोट किया। रूपाई ने बेखौफ आज़ादी गीत को प्रस्तुत किया। एपोआ यंग गर्ल्स से भी लड़कियों ने कविता पाठ किया। अंशु ने स्त्री केंद्रित कविता का पाठ किया। संचालन करते हुए एपोआ जिला सचिव स्मिता ने कहा कि सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी
पढ़ाओ के जोशीले नारे तो लगा रही है, लेकिन महिला सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम करने में फेल साबित होती जा रही है। सरकार बलात्कारियों को संरक्षण देकर उन्हें जेल से रिहा कर रही है। उन्होंने कहा कि IIT BHU में हाल में हुई बलात्कारी घटना में बलात्कारियों को 7 माह में ही जमानत मिल गई, लेकिन पीड़िता के हिस्से न्याय नहीं बल्कि डर आया है। एपोआ प्रदेश सचिव कुसुम वर्मा ने कहा कि समाज के आम लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग जेल में बंद हैं, जिनके अपराध भी सिद्ध नहीं हुए हैं, उन्हें जमानत नहीं मिल पा रहा है, लेकिन बलात्कार का आरोप कानूनी तौर पर सिद्ध हो चुका है, वह जेल से रिहा कर दिए जा रहे हैं। यानी बलात्कार कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता। यह तमाम बातें हमारी सरकार और भारतीय न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करती हैं। कार्यक्रम में एपोआ सचिव सुजाता भट्टाचार्य, विभा वाही, उपाध्यक्ष विभा प्रभाकर, प्रज्ञा, प्रिया, छाया, प्रियांशी, मानसी, रानी, खुशबू, करीना, नैना, तनिषा, सविता, शीला, कमली, दिलकश, प्रोफेसर बलराज पांडे, किसान नेता रैयत चौधरी, कृपा वर्मा भी मौजूद थे। देखिए, देश में जिस तरह से बलात्कार बढ़ रहा है, उसके खिलाफ जो खौफ है, डर है, और उसके खिलाफ महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं अपने न्याय के लिए, और अपने गुस्से को उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और जो बच्चियाँ हैं, स्कूली लड़कियाँ हैं, उन्होंने जो एफवाई यंग गर्ल से है, राष्ट्रपति से मांग की है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतज़ाम इस देश के अंदर करें। और हम यहाँ पे इस बात को नुक्कड़ नाटक, गीतों के माध्यम से कहना भी चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हमारे जेल में बंद हैं जिनके खिलाफ अपराध सिद्ध नहीं हुए हैं और इन्होंने जनता के अधिकारों के लिए काम किया है। उनको जमानत नहीं मिल रही है, उनको पैरोल पे नहीं रिहा किया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों पर बलात्कार के अधिकार, बलात्कार के कानून में उनको सज़ा मिल चुकी है, वो अपराधी सिद्ध हो चुके हैं, वो कैसे जो है बनारस से लेकर तमाम पूरे देश के अंदर हो रहे जो बलात्कारी हैं उनको जमानत पे और पैरोल पे रिहा किया जा रहा है। ये सवाल हमारे सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये सरकार हमारी न्याय व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्या कि उनके लिए बलात्कार कोई अपराध नहीं है। ये बात हम लोग यहाँ पर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए एफवाई यंग गर्ल्स और एफवा के माध्यम से कहने आए हैं। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। माई कैंपस, माई क्लासरूम, माई लाइब्रेरी, माई लैब, माई कंप्यूटर लैब, दिस इज आवर प्लेग्राउंड। This is our college and we create our future over here. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी रामनगर, वाराणसी, बीकॉम एवं बीएससी की छात्राओं के लिए। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर सोमवार को भगवान स्कंद की तारकासुर पर विजय एवं शेषावतार बलभद्र जी के प्रकट तिथि को धूमधाम से मनाया गया। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सोमवार को भगवान स्कंद कार्तिकेय की तारकासुर पर विजय की एवं द्वापर युग श्री कृष्ण के बड़े भाई शेषावतार भगवान बलभद्र बलदेव जी के प्राकट्य की तिथि के रूप में मनाया गया। शैव मत में स्कंद छठी तथा ब्रज में बलभद्र छठी के रूप में यह सनातन तिथि उत्सव पूर्वक अनुष्ठान से मनाई जाती है। आज की तिथि पर माता ललिता षष्ठी भी मनाई जाती है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा समस्त सनातन पर्वों को समारोह पूर्वक आयोजित किए जाने के पुण्य संकल्प के अनुपालन में सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशिष्ट पूजन अनुष्ठान संपन्न किए गए। इस अवसर पर ललिता घाट स्थित भगवान स्कंद के विग्रह पर आराधना संपन्न की गई। साथ ही भगवान शेषनाग की आराधना के द्वारा बलभद्र प्राकट्य उत्सव भी संपन्न किया गया। भगवान शेषनाग कैलाश पर्वत पर छत्र फैलाकर महादेव की निरंतर सेवा करते हैं। कैलाश के निकट स्थित शेषनाग झील पौराणिक मान्यता के अनुसार शेषनाग का मूल स्थान है। वहीं भगवान स्कंद स्वयं महादेव से उत्पन्न है। भगवान स्कंद समस्त सात्विक शक्तियों के प्रधान योद्धा देव सेनापति के रूप में भी पूजे जाते हैं। प्रतिदिन श्री विश्वेश्वर के आरती श्रृंगार में भगवान शेषनाग के रजत छत्र से महादेव के साथ शेषनाग की उपस्थिति श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शाई जाती है। भगवान शेषनाग ने ही त्रेता युग में भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी के रूप में अवतार लिया था। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास समस्त सनातन परंपराओं को जीवंत एवं उल्लासित बनाए रखने हेतु सतत प्रयत्नशील है। सोमवार षष्ठी पर आयोजित उत्सव में श्री काशी विश्वनाथ धाम में
ललिता घाट स्थित स्कंद भगवान के विशाल विग्रह पर समारोह पूर्वक पूजन संपन्न कर भगवान शेषनाग की शोभा यात्रा मंत्रोच्चार एवं शंखनाद के साथ निकाली गई। पूजन एवं शोभा यात्रा में न्यास के अर्चकगण, शास्त्रीगण, न्यास के अधिकारीगण एवं कार्मिक तथा काशीवासियों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। श्री काशी विश्वनाथ महादेव की प्रिय काशी प्राचीन काल से ही सनातन परंपराओं के संरक्षक एवं संवाहक रही है। यह सनातन पर्व विधर्मी शासकों एवं आक्रांताओं के हाथों अनेक बार विध्वंस तथा सनातन आस्था द्वारा पुनर्स्थापना के काल से निकलकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर रही धरा है। इसी श्रृंखला में आज की यह पवित्र तिथि उत्सव पूर्वक श्री काशी विश्वनाथ धाम में मनाई गई। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शेषावतार कारण वैष्णव परंपरा में महत्व रखती है। स्कंद विजयोत्सव के कारण शैव परंपरा में भी पूज्य तथा ललिता षष्ठी पर्व के रूप में शाक्त आराधना में विशिष्ट है। इस तिथि का महात्म्य अत्यंत विशिष्ट एवं सर्व फलदायक है। आज श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा इस पर्व उत्सव की तिथि को पुनः समारोह पूर्वक मनाते हुए प्राचीन परंपरा एवं सनातन गौरव को पुनर्स्थापित करने का सनातन प्रयास किया गया। श्री आनंदम धाम ट्रस्ट वृंदावन के पीठाधीश्वर सदगुरु रितेश्वर महाराज ने 2024 के अंत तक वाराणसी में 1000 एकड़ क्षेत्रफल में सनातन विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की। श्री आनंद धाम ट्रस्ट वृंदावन के पीठाधीश्वर सदगुरु रितेश्वर महाराज द्वारा वाराणसी में 1000 एकड़ क्षेत्रफल में सनातन विश्वविद्यालय 2024 के अंत में खोलने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म विश्वविद्यालय के निर्माण में दैहिक, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक तरीके से लोगों का विकास किया जाएगा। यह एक ऐसा अद्वितीय विश्वविद्यालय होगा जहां किड्स जी से लेकर हायर एजुकेशन की शिक्षा उपलब्ध होगी। एक बच्चे के अच्छे विज्ञान से लेकर आधुनिक विज्ञान, चाहे आई मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग तथा मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एवं इन सब को लेकर एक दिव्य विद्या पद्धति का निर्माण कर राष्ट्र के लोगों को बचाने की परिकल्पना है। एक ऐसी अद्भुत विद्या पद्धति जिसका आधार होगा सनातन संस्कृति का प्राण 16 संस्कार। रितेश्वर महाराज ने कहा कि अंग्रेजों के समय लॉर्ड मैकाले द्वारा भारत की शिक्षा पद्धति को बर्बाद करने का काम किया गया है। उन्होंने पूरे गुरुकुल शिक्षा पद्धति का विनाश कर दिया, शिक्षा को एक पैसा कमाने का जरिया बना दिया है, जिससे अब बच्चों का कौशल विकास नहीं हो पा रहा है। भारत की सनातन परंपरा बहुत पुरानी है। इस परंपरा से लोगों का सुदृढ़ होता है। इस परंपरा को प्रारंभ रखने के लिए हम लोगों द्वारा एक विश्वविद्यालय की शुरुआत की जाएगी, जिसमें अपनी शिक्षा पद्धति होगी। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार एवं हत्या की घटनाओं को लेकर रितेश्वर महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में हमारे गुरु हैं और जिस तरह से गुरु भाइयों ने हमें वहाँ की घटनाओं का वीडियो भेजा है, जिसको देखकर मैं 3 दिन तक सो नहीं पाया। माँ बेटी का बलात्कार, हत्या जैसी घटनाएं सामने कर दी जा रही हैं, जिसे लेकर हम लोग विचलित हैं। यह कार्य हिंदुस्तान में होने नहीं दिया जाएगा, जिसको लेकर सनातन संस्कृति को जगाने का काम किया जाएगा। जाति जनगणना के विषय में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम जाति पर विश्वास नहीं करते हैं। जो लोग जाति जनगणना की बात करते हैं वो करवा लें। हमारी मांग है कि 140 करोड़ लोगों का विकास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जनगणना की ज़रूरत है तो सबकी जनगणना कर लीजिए। उन्होंने कहा कि इन्हें तोड़ने की साजिश क्यों की जा रही है। जब हमारे सामने बांग्लादेश जैसी घटनाएं सामने हैं, वहाँ पर 80% जो घटनाएं हुई हैं वह दलित के साथ हुई हैं। दलित कौन है? यह हमारे कामकाज के बंटवारे के साथ हुआ है। जो लोहा काम करता था उसे लोहार, सोना काम करता था उसे सोनार बना दिया गया है, जो मिट्टी काम करता था उसे कुम्हार बना दिया गया। जाति जनगणना की मांग कौन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भारत के प्रत्येक लोगों का विकास होना जरूरी है। भारत के प्रत्येक, चाहे अमीर को और अमीर होने दीजिए, गरीब को और अमीर बनाइए। आप अमीर को काटना चाहेंगे और गरीब को बड़ा बनाना चाहेंगे, ऐसा नहीं होता। हमारे गुरुदेव ने कहा जो बड़े हैं उनको और बड़ा बनाओ, जो छोटे हैं उनको और बड़ा बनाओ। हम सबको बड़े बनाने के लिए आए हैं। तो जनगणना अगर करनी ज़रूरी है तो पूरी जनगणना करा लीजिए, सब करा लीजिए। और जातिगत जनगणना, कास्ट क्या होता है, सेक्ट क्या होता है, मुझे इतना पता नहीं। सब कराना है तो सब करा लीजिए। अहमदिया भी करा लीजिए, पठान भी करा लीजिए, ये भी शिया सुन्नी भी करा लीजिए, सब करा लीजिए। फिर इसी को तोड़ने की इतनी साजिश क्यों है? क्यों तोड़ा जा रहा है? जब बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हैं, बांग्लादेश में 80% से ज़्यादा जिनको आप सो कॉल्ड मतलब दलित कहते हैं ना, वो दलित ही तो थे। बांग्लादेश में कौन लोग मारे गए? 80% कौन थे? अगर भारत में होता तो कि भाई दलित मारे गए, वो दलित ही हैं, वो हिंदू हैं। हम तो मानते ही नहीं, हम सब हिंदू हैं, सनातनी। हिंदू शब्द से भी ऊपर सनातन शब्द है, आपको पढ़ना होगा। सनातन शब्द सबसे ऊपर है। हिंदू से जिनको कष्ट है ना, हिंदू को जो नहीं समझ पा रहे हैं, एक छोटी सी भौगोलिक स्थिति को समझ पा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ सनातन शब्द का प्रयोग करिए। और सनातन शब्द आर्ष वैदिक शब्द है, उस शब्द का जितना प्रयोग करेंगे तो हम सब एक हो जाएंगे। क्योंकि बुद्ध भी तो ही बोलते हैं ना, ऐसो धर्म सनातन, तो हम तो सब सनातनी हैं। बुद्ध भी सनातनी है, हम भी सनातनी हैं, जैन भी सनातनी है, सिख भी सनातनी है, हम भी सनातनी हैं। हम तोड़ने की बात क्यों करें, हम जोड़ने की बात करते हैं ना।
सबका साथ हो, गंगा साफ हो के आह्वान के साथ नमामि गंगे द्वारा नमो घाट पर स्वच्छता का संदेश दिया गया। मंगलवार को नमो घाट पर सबका साथ हो, गंगा साफ हो का नारा बुलंद हुआ। नमामि गंगे ने स्वच्छ नदियां बेहतर कल का संदेश देकर नमो घाट से राजघाट तक आम जन को जागरूक करते हुए गंगा तट पर किसी प्रकार की गंदगी न करने की अपील की। कचरा मुक्त गंगा घाट का आह्वान कर गंगा किनारे की सफाई की गई। निर्मल गंगा जन भागीदारी अभियान के तहत बाढ़ के बाद गंगा तट पर फैले कचरे को नमामि गंगे के सदस्यों ने बटोरकर कूड़ेदान तक पहुंचाया। गंगा के सतही जल पर बिखरे निर्माल्य को समेटा गया। घाटों पर श्रमदान के बाद वहां उपस्थित पर्यटकों और स्नानार्थियों को गंगा और घाटों को स्वच्छ रखने की शपथ भी दिलाई गई। गंगा मैया की जय के बीच नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि सबका साथ हो, गंगा साफ हो के संकल्प के साथ आम जनमानस के सहयोग से ही गंगा स्वच्छता का मार्ग प्रशस्त होगा। गंगा स्वच्छता अभियान से सबको जोड़ना है। इस दौरान विशेष रूप से उपस्थित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली के प्रतिनिधि अथर्वराज पांडे ने कहा कि गंगा स्वच्छता के लिए जन सहभागिता बहुत जरूरी है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली के प्रतिनिधि अथर्वराज पांडे, महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, अभय स्वाभिमानी, अंबिका मौर्य, प्रमोद बरनवाल, राजेश गुप्ता, संतोष जायसवाल, सुभाष यादव, रवि केसरी, कमलेश शर्मा, जयप्रकाश गुप्ता, शिव शंकर पटेल आदि उपस्थित रहे। माता लक्ष्मी के 16 दिन के सोरहिया मेले के शुभारंभ के चलते लक्सा स्थित लक्ष्मी कुंड पर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। सोरहिया मेला की शुरुआत बुधवार 11 सितंबर से होगा। अगले 16 दिनों तक माता लक्ष्मी की आराधना की जाएगी। इसको लेकर लक्सा के लक्ष्मी कुंड पर विशेष तैयारी है। यहाँ माता लक्ष्मी के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का रेला उमड़ेगा। ऐसे में यहाँ विशेष तैयारी है। सोरहिया मेला काशी के लखा मेला में शुमार है। काशी के पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि मंगलवार रात 11:13 तक चलेगी और 11 सितंबर की रात 11:47 तक रहेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र मंगलवार की रात 8:04 से 11 सितंबर को 9:22 तक रहेगा। 11 सितंबर को उदया तिथि में अष्टमी का मान होने के कारण माता लक्ष्मी की उपासना का पर्व इस दिन से शुरू हो जाएगा। सोरहिया मेला के पहले दिन श्रद्धालु माता लक्ष्मी के मुखौटे वाली प्रतिमा को पूजन के लिए लेकर घर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए काशी में 16 कलश स्थापित कर यहाँ पूजन किया था। मान्यता है कि जो भी 16 दिनों का व्रत अनुष्ठान करेगा उसे सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होगी। शाम को 6 बजे अष्टमी लग रहा है और माता का सोरहिया मेला कल सुबह से प्रारंभ होगा जो 25 तारीख तक चलेगा और 26 को माँ की विराट आरती एवं वार्षिक श्रृंगार होगा और इस दरमियान महिलाएं 16 दिन माँ की पूजा करती हैं, 16 गांठ का धागा बांधती हैं और माँ से विविध तरीके से पूजन अर्चन करती हैं एवं उनसे मनोकामना सिद्ध करती हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।